एज ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट आप उनको सलाह देते हैं किडनी डिजीज की कोकोनट वाटर इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लड की कमी होने के कारण उसका कॉम्पोजिशन हमारे ब्लड से इतना मिलता जुलता है कि कोकोनट वाटर को चढ़ा दिया था क्योंकि ब्लड नहीं था। मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इज रिलेटेबल विद द ब्लड। सिर्फ अपनी सांसों की क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है आंखें बंद करके। अति सर्वत्र वर्जिते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिना डॉक्टर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वाले डॉक्टर झोला छाप झोला चाप कह लीजिए या उनको कुछ भी कह लीजिए, वो कहने के भी लायक नहीं है। वो उनके पास जाते हैं और वो पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी, आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी को बदनाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। जिस तरह एक सीरीज चल रही है डायलिसिस से छुटकारा, यानी कि डायलिसिस से मुक्ति कैसे पाएं। अक्सर लोग पूरे दिन यूट्यूब देखते हैं, डिजिटल पे तमाम सारे इंटरव्यूज देखते हैं और सभी का एक ही मोटिव होता है कि अपनी बीमारियों से मुक्ति, चाहे बीमारी कोई भी हो। बट ये हमारे एक खास सीरीज है डायलिसिस को लेकर। लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या कि अगर आप किसी बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपका जीवन शैली, आपका लाइफ स्टाइल, सही तरीके से ट्रीटमेंट करना लेना। तो इसी तरीके पर आप जानेंगे कि डायलिसिस मरीज ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं कि उनकी डायलिसिस रुक नहीं पाती, यहाँ तक कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुँचना पड़ जाता है और फिर जीवन उनका पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी के लिए आज हमारा खास प्रोग्राम है और नस्ल खबर की टीम पहुंची है कर्मा आयुर्वेदा दिल्ली और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत जी। बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो हमने जो बातें की थी कि ट्रीटमेंट की बातें की थी, कैसे सही हों, डायलिसिस से कैसे फ्री हों। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मरीज होते हैं जो ऐसी कौन कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं वो लोग पेशेंट की, वो उनकी डायलिसिस रुकने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है और कम नहीं होती, इनफैक्ट बढ़ ही जाती है। और क्या बड़े कारण होते हैं उसमें? ज़्यादातर मरीजों के साथ यही होता है, जब वो आते हैं तो उनका क्रेटिनिन जो है वो काफ़ी कम होता है। मतलब जो जब उनको पता चलता है, डायग्नोसिस होता है, तो 1.5-2 के आसपास उनका क्रेटिनिन होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, 5-6 की रेंज में आता है। मरीज को नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसिस एडवाइस करते हैं। डायलिसिस के बाद वो फिर ट्रांसप्लांट होता है उसका। ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस लंबे समय तक नहीं हो सकता, ट्रांसप्लांट होता है, फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा डायलिसिस एडवाइस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि आप दवाइयाँ लेते रहिए, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते रहिए, आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, इसका विपरीत हो रहा है। क्रेटिनिन 2-2.5 हुआ, धीरे धीरे डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट आया, फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा डायलिसिस आया। तो ये सोचने की बात है कि किस प्रकार से मरीज जो है वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ता चला जाता है। किडनी का जैसे ही उसे डायग्नोसिस होता है वो रेगुलर बेसिस से बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के छानने की क्षमता रेगुलर डिटोरिएट होती चली जाती है, रेगुलर कम होती चली जाती है, कम गिरती चली जाती है GFR। तो जैसे जैसे वो GFR कम हो रहा है, वैसे वैसे क्रेटिनिन बढ़ता चला जा रहा है और प्रोग्रेसिव डिजीज होती चली जाती है। कर्मा आयुर्वेदा ने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे मरीज है जिनका डायलिसिस पहले चल रहा था, 2 बार 3 बार हो रहा था, उसको रिड्यूस करा। ट्रांसप्लांट जो था वो जिनको एडवाइस कर दिया गया था उसको रिड्यूस करा, उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था उनका क्रेटिनिन रिड्यूस हुआ। इस प्रकार से काफ़ी मरीज जी जी। एक चीज़ और आता है इसमें, अक्सर मैंने देखा है, आप खुद एक डॉक्टर हैं और बहुत से मामले हमने ऐसे भी देखे जहां डॉक्टर और पेशेंट के बीच में गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, आपस में विचारों का मतभेद भी हो जाता है कि डॉक्टर अपने एडवाइस दे रहा है लेकिन पेशेंट नहीं मान रहा होते हैं जी। और फिर वो उस बीमारी से बाहर निकल नहीं पाते, लंबे समय तक चलता रहता है मामला। अंत में सारा दोष डॉक्टर को पड़ जाता है कि आपने ट्रीटमेंट सही नहीं किया। जी। तो ऐसे पेशेंट भी आपसे टकराए हैं क्या कि जिन्होंने आपकी बात को ही फॉलो ना किया हो लंबे समय तक और आप सलाह देते रहे लेकिन वो सलाह को ना मानकर, मतलब 20-30% माना हो सलाह, बट 80% डाइवर्ट हैं, उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और अंत में आप पर 200 रोपड़ या कर्मा आयुर्वेदा पर दे दिया कि कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता, सही नहीं हुआ, दिक्कत रही। ऐसा भी हुआ है क्या आप पास? देखिए, बहुत सी बार पेशेंट जब आते हैं ना तो उनको एक लाइफस्टाइल और हैबिट की वजह से ही यही बहुत बीमारियां होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या कई बार पेशेंट क्रोनिक अल्कोहल का सेवन कर रहे होते हैं। कई बार खाने पीने की हैबिट इस तरीके की होती है, सीवियर एडिक्शन होती है। तो कई पेशेंट आते हैं कहते हैं हम फिजी ड्रिंक के बगैर नहीं रह सकते, हम कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर नहीं रह सकते, उनको पानी की जगह पे भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। ऐसे भी कई मरीज देखे हैं। तो ऐसे मरीज जब आते हैं तो अगर हम सीधी सी बात उनको समझाते हैं, अगर हमें नीचे सोखना है ना तो हमें सिर्फ नीचे पोंछना नहीं है, हमें ऊपर जो पानी आ रहा है, जो नलके से पानी आ रहा है,
और नीचे जो हम गीला हो रहा है, दोनों काम करने पड़ेंगे। नीचे भी हमें पोंछना है, नीचे भी हमें ड्राई करना है, और ऊपर का जो पानी आ रहा है, लीकेज हो रही है, उसको भी बंद करना है। तो नीचे तो हम ड्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर का लीकेज खुला रहेगा, अगर पेशेंट कुछ भी खाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ड्राई हो जाए, तो आप सब समझदार हैं कि वो कभी भी ड्राई नहीं होगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो दोनों जगह पे आवश्यक है कि काम किया जाए। सिर्फ नीचे भी ड्राई हो, नीचे भी सूखे, और ऊपर जहाँ से लीकेज हो रही है वो लीकेज भी तो बंद होनी चाहिए। आपने भी बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने की बातें करते हैं, जिद करते हैं पेशेंट, बच्चे की तरह बन जाते हैं कि हमें पीना ही है, हमें खाना ही है। सवाल मैं करने जा रहा हूँ, उसका बहुत सारा कमेंट आया कि क्या किडनी पेशेंट जिनकी डायलिसिस चल रही हो, क्या कोकोनट वाटर पी सकते हैं क्या? क्योंकि वो बहुत से ऐसे नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं जो कोकोनट वाटर को रिकमेंड कर रहे हैं आज बहुत भारी मात्रा में कि कोकोनट वाटर पीजिए आप, सारे प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। तो क्या वो पी सकते हैं? एज ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट आप उनको सलाह देते हैं किडनी डायलिसिस? कोकोनट वाटर इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लड की कमी होने के कारण उसका कॉम्पोजिशन हमारे ब्लड से इतना मिलता जुलता है कि कोकोनट वाटर को चढ़ा दिया था, क्योंकि ब्लड नहीं था। मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इज रिलेटेबल विद द ब्लड। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है। दूसरी का खासियत है कोकोनट वाटर की कि आप उसको एडल्टरेट नहीं कर सकते। आप अगर उसमें पानी मिलाओगे तो वो खराब हो जाएगा। तो एडल्ट्रेशन जो आम तौर पर पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में होती है, वो एडल्ट्रेशन से भी मुक्त है। तो इतना बढ़िया कोकोनट वाटर है कि इसका डेली बेसिस पे सेवन किया जाए। लेकिन किंतु परंतु किडनी के जो मरीज हैं जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। ऑलरेडी प्रोटीन उनके पास बहुत ज़्यादा हो चुका है उनको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल, वाइटामिन होते हैं जो किडनी पे जोर डालते हैं, प्रेशर डालेंगे, और वो प्रेशर डालने के लिए वो किडनी को नुकसान दे सकता है फायदे के बजाय। तो किडनी के मरीजों के लिए ये सेवनीय नहीं है, लेकिन ये एक अमृत तुल्य औषध समान सभी लोगों के लिए है। जो हेल्दी हैं वो इसका सेवन डेली बेसिस पे कीजिए। किडनी स्टोन जिनको है, जिनको यूटीआई की समस्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है, जिनको और भी अन्य कोई इन्फेक्शन है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, अमृत तुल्य है, रामबाण औषध है। तो आपने सुना, अगर आप किडनी पेशेंट हैं और किसी और के बहकावे में आकर ये सोच रहे हैं कि मैं कल से कोकोनट वाटर पी लूँ, या और पी भी रहे होंगे, तो आप सतर्क रहें। किडनी पेशेंट को कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, किडनी पेशेंट को कोकोनट वाटर नहीं पीना है जी। अब एक बात और आती है, अब हमने खान पान की बात तो कर ही ली है, एक बात आती है और कि मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, और साथ में किडनी की समस्या। क्या इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें पूरी बॉडी पर ही प्रभाव डालती हैं, पूरी बॉडी पर ही इम्पैक्ट डालती हैं। फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो हमारा। कई बार हमें इसके दुष्प्रभाव नापने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता हमारे पास कि हमारे को कितनी स्ट्रेस हो रही है, उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, इसके लिए कोई जांच नहीं है हमारे पास। लेकिन इसके दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर होते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है उस हिसाब से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हमारे डिप्रेशन में होते हैं, या फिर हमारे किसी प्रकार का पीयर प्रेशर होता है, वो भी एक अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो हमारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से पूरी बॉडी पर ही इम्पैक्ट आता है। फिर चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, या फिर कोई भी अन्य ऑर्गन हो। तो सभी ऑर्गन्स की सेहत के लिए, और अवसाद तो सब, स्ट्रेस तो सभी को है जो भी है, लेकिन स्ट्रेस को हम कम नहीं कर सकते बहुत सी बार, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। जी जी। स्ट्रेस को किस प्रकार से आपको झेलना है, किस प्रकार से आपको अपनी सिचुएशन को डेवलप करना है, और हो सके तो 5-7 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस है तो आई थिंक उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों की क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है, आंखें बंद करके। स्ट्रेस उससे काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, आपका ध्यान सब जगह से हट के अपनी सांसों की तरफ आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करते हैं तो इन सबको मैनेज किया जा सकता है स्ट्रेस को। जी। जिस तरह एक कहावत कही गई, कोई भी चीज़ ओवर करना गलत होता है, चाहे ओवर पानी पी लेना या ओवर खाना खा लेना, कुछ भी ओवर है गलत है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। खाना हो, पीना हो, या फिर हमारा किसी प्रकार की कोई एक हैबिट हो, उसको एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो मॉडरेशन में कोई भी चीज कर रहे हैं हम, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। इसी को आधार बनाकर एक सवाल और है मेरे पास। बहुत से लोग क्या होते हैं कि आपके इंटरव्यू जरूर देख रहे होंगे या और भी लोगों को देखोगे,
बट वो घर पर जो पेशेंट होता है तो वो खुद ही रेमेडी तैयार करता है। उसके बाद खुद ही जड़ी बूटियां ढूंढ लाते हैं लोग जंगल से, कभी कहाँ से कभी कहाँ से, और उसका सेवन स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी रील्स वीडियो देखकर, कोई किसी की रेमेडी देखकर। और जिसकी रेमेडी देख रहे हैं ये नहीं पता कि वो डॉक्टर हैं क्या है, सिर्फ रेमेडी पढ़ा, एआई द्वारा जो बनते हैं आजकल, और उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या जो गलत तरीके की जड़ी बूटियों का अत्यधिक सेवन कर लेना, बिना किसी सलाह के सेवन कर लेना, क्या ये हानिकारक है क्या? देखिए, जितने भी लोग YouTube पे आते हैं ना और सलाहें देते हैं आयुर्वेद के बारे में, हेल्थ के बारे में, मुझे लगता है उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्चुअल में सलाह देने के लिए लाइसेंस्ड हैं। जी, बहुत ही कम लोग हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिना किसी डिग्री के आके सलाह दे रहे हैं, और साथ साथ कुछ तो ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं नहीं और बोल देते हैं मैं डॉक्टर हूँ, और लिख भी देते हैं आगे कि डॉक्टर लगा। इस तरह कोई पेशेंट आपका है क्या कि जो इसने रेमेडी इस्तेमाल किया हो घर में और उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका हो, फिर आपके पास पहुंच गए हो? ऐसे बहुत आते हैं मरीज जो डॉक्टर के, वो बिना डॉक्टर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वाले डॉक्टर झोला छाप झोला छाप कह लीजिए या उनको कुछ भी कह लीजिए, वो कहने के भी लायक नहीं है वो। उनके पास जाते हैं और वो पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी, आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी को बदनाम करने में लगे। आपको अपना डिसीजन सही तरीके से लेना है। जितने भी लोग YouTube पे आके बताते हैं चीज़ें ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या उसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है? क्या उन्होंने कितने मरीजों को देखा है उसको ठीक करते हुए? क्या वो इस चीज़ को बताने के लिए लाइसेंस हैं? क्या उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करी है? जी जी, ये बहुत ज़रूरी है जानना, और बहुत ज़रूरी है। उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, सीधा सरकार की भी कुछ दायित्व है इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े देश में ये सारी जिम्मेदारी सरकार पे डालना भी ठीक नहीं है। हमें भी अपने डिसीजन खुद लेने हैं। जी जी, कि किस पे भरोसा करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इसका डिसीजन लेना। आजकल सर ने जिस तरह बताया, आजकल तो वैसे भी डिजिटल युग है, किसी के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि वो फेक डॉक्टर है कि असली डॉक्टर है, फर्जी है, नकली है। जांच पड़ताल करके ही ट्रीटमेंट लें। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ डॉक्टर पुनीत के बारे में भी आप जांच पड़ताल कीजिए पूरा कि कहाँ से पढ़ाई की है सर ने, और कितनी पुरानी संस्था है। जो सर ने साथ बताया लास्ट बार कि आपके साथ तीसरी पीढ़ी है। गूगल पे देखें जाके, सब अपने आप पता चलेगा सबको। बहुत अच्छी बात। तो इतनी सारी बातें तो हो गई। जिस तरह साइड इफेक्ट बताया हमने, इस साइड इफेक्ट वाले कोई पेशेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं साथ में सामने रखी हैं, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं जो आए हों आपके पास और ट्रीटमेंट लिया हो, क्या रिजल्ट रहा हो? बहुत से मरीज हैं जिनकी वीडियोस हमारे पास हैं, अलग अलग जगहों की वीडियोस होती हैं सारी। जो मरीज हमारे पास आते हैं और उन मरीजों को फायदा होता है और उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं जी। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जैसे ये हमारे पास पेशेंट है धर्मेंद्र सिंह। इन्होंने जांच कराई, क्रेटिनिन इनका 13 के आसपास था। फिर उन्होंने लाल पैच से जांच कराई दोबारा, और धर्मेंद्र सिंह का जो क्रेटिनिन है वो 9.8 की रेंज में आ गया। यानी कि डायलिसिस से ग्रेजुअली, डायलिसिस के पैरामीटर से कम होते चले जा रहे हैं। 9 की रेंज में आ गया, 13 की रेंज में था। 3-4 पॉइंट जो वो कम हो गया, और ये हुआ है 24-10 से लेके 15-12, यानी कि लगभग 1.5 महीने के अंतराल में ये रिडक्शन आया। इनकी डायलिसिस चल रही थी क्या पहले? डायलिसिस नहीं थी इनकी, लेकिन इनको एडवाइस कर दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ा हुआ क्रेटिनिन लेकर आए थे। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें जल्दी रिजल्ट डिलीवर करने पड़ते हैं, नहीं तो डायलिसिस के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसका मैंने वही देखा मैंने कि आपकी जितनी रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ मैं, अक्सर रिपोर्ट्स वही हैं जो डायलिसिस करवा रहे हैं उसके बाद आए। काश पेशेंट पहले ही ट्राई कर लें और डॉक्टर सलाह के बिना पहले ट्रीटमेंट ले लें तो शायद वहाँ तक पहुँचना ही नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बीमारी जो है ना आयुर्वेदिक लेने से बढ़ जाएगी, और कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं, वहाँ लिख देते हैं एलोपैथी में, नो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एनी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, ऐसे करके ऐसा भी लिखा जा रहा है, ऐसे लिख देते हैं। तो थोड़े डर जाते हैं मरीज, थोड़े सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। जब आयुर्वेद को यही एक चैलेंज है सबसे बड़ा आयुर्वेद के लिए, कि उनको एक ऐसा भरोसा कायम करना कि कोई कुछ भी लिख रहा हो लेकिन उनको आयुर्वेद में जाना है तो जाना है। ये भरोसा है, ये भरोसा है, ये जो आप दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हम जी। इससे बड़ा भरोसा क्या होगा? ये प्रमाण है, रिपोर्ट्स हैं अलग अलग जगहों की, किस प्रकार से कम हो रहे हैं। अतुल अनिल डूंगा मरीज हैं जी, ये 15/11/2024 को हमारे पास आए। 4.02 इनका क्रेटिनिन लेवल है और 2.13 हो गया। यूरिया इनका 40 हो गया। 3/1/2025 पे दोबारा कराई, 2.13 यूरिया हो गया 40। कितने दिनों में हुआ सर ये? 70 था इनका यूरिया। 4.02 15/11/2024 से लेके
इनका जो जांच हुई है वो 3/1/2025 को हुई है। मतलब अप्रॉक्स वही 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने में ये इनका जो क्रेटनाइन है कम हो गया। ये इन्होंने कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर से कराया है। तो इनको भी डायलिसिस की सलाह दी गई थी। सारी रिपोर्टें अलग अलग जगहों की हैं जी, कोई कहीं की कोई कहीं की, किसी अलग अलग लैब। क्योंकि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने खुद तो नहीं करवा दिया ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे कोई भी डॉक्टर, जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं जी। पैन इंडिया सारे क्लिनिक्स पे, बैक एंड पे, कोई भी डॉक्टर किसी भी लैब की टेस्ट कराने के लिए नहीं कहेगा। आप अपने जहाँ से जांच कराते आ रहे हैं वहीं से जांच कराइए और उस जांच में आते हुए इम्प्रूवमेंट को देखिए। नहीं, एक इनफैक्ट एक रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो ये तो आपका एम्स है, एम्स की रिपोर्ट सबसे बड़ी संस्था है जहाँ पर कोई शायद संदेह भी नहीं कर सकता जी कि वहाँ की रिपोर्ट है। तो डॉक्टर साहब एम्स में तो नहीं करवा सकते किसी हालत में जी कि वहाँ की रिपोर्ट है। तो और कोई सर देखो ना, ये सारी गवर्नमेंट की है। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, RML हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। ये सारी अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट है और कुछ लाल पैथ की रिपोर्ट्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी लैब्स की रिपोर्ट हैं। तो सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी प्रमाणित लैब्स की हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब्स की रिपोर्ट होती हैं। जिस तरह आप सर ने दिखा दिया, और आई थिंक मरीजों के लिए सबसे बड़ा भरोसा तो पेशेंट की रिपोर्ट होती है। डॉक्टर की बात भी मत मानिए आप, बट पेशेंट की रिपोर्ट तो समझना ही पड़ेगा। और ना ही डॉक्टर साहब का कोई मोटिव होगा, ना चैनल का। हमारे हम दोनों का ही मोटिव एक ही है कि पेशेंट स्वस्थ हो, डायलिसिस से बाहर निकले, स्वस्थ रहे, निरोगी जीवन जिए। हम लोग का पहला मोटिव यही है, आपका भी शायद यही होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसी यही मोटिव से चल रहा है कि मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े, उसके बगैर वो उसकी अपनी किडनी जो है GFR जो वो कैसे बढ़ सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, उसको आने वाले समय में उसकी किडनी जो अपने आप काम करने लगे, बाहरी किसी किडनी की जरूरत ना पड़े। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इस तरह का कोई पेशेंट आया क्या जिसको आपने रिपोर्ट आपने देखी हो और ये पता चला हो काश ये 15 दिन पहले हमारे पास आए होते तो ये डायलिसिस में नहीं होते? इसका मतलब है ऐसे कोई बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जिनको बहुत सी बार सिम्टम्स नहीं होते लेकिन उनका डायलिसिस शुरू कर दिया गया होता है। अब डायलिसिस शुरू हो गया तो एकदम से उन्हें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो अडेप्ट हो जाती है, उसको ग्रेजुअली बंद करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जहाँ पे डायलिसिस को बगैर जरूरत के भी कई बार शुरू हो जाता है। किसी तो बड़ा सवाल है लेकिन आपका कि जो लोग डायलिसिस ले रहे हैं वो तो सोच रहे होंगे कि हम तो सारे ऐसे तो बहुत सी बार मरीज के सांस लेने में दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, इस तरह की परेशानियां भी होती है। और कई बार मरीज आते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस काफी कम रह जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयां चल रही होती हैं। तो उस समय हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होने के बजाय हम काफ़ी बार मरीज को मना भी कर देते हैं कि हम इस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कई बार शायद वो ट्रांसप्लांट से पहले आते तो हम शायद ज़रूर उनको कुछ ना कुछ दवाइयों से हेल्प कर पाते। तो मतलब एक बड़ी सलाह है, बड़ी सीख है, इससे आप समझिए जितने ये आप रिपोर्ट चेक रहे हैं, अनगिनत रिपोर्ट्स हमारे पास कि ये सब वो पेशेंट हैं, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये खबर है सिर्फ, आप ये समझिए ये वो पेशेंट हैं जो सिर्फ लेट हुए हैं। कुछ महीने पहले अगर आए होते तो डायलिसिस पर नहीं होते, ना ही ट्रांसप्लांट होते, एक सिर्फ साधारण दवाई से आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ हो चुके होते। ये सच है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बहुत से मरीज स्वस्थ हुए भी हैं लेकिन उसके बाद एफर्ट, टाइम, सब चीज़ें ज़्यादा लग गया। जितना जल्दी आते हैं, किडनी तो अब आपकी जब काम नहीं कर रही तो अल्टीमेटली डायलिसिस होना ही होना है एलोपैथी के अनुसार। जी जी, टाइम थोड़ा पहले हो वो कम हो वो बात की बात है। ट्रांसप्लांट अगर बता दिया गया तो वो आप उसे डिले कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में GFR को बढ़ा के, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा के कितने लोगों ने डायलिसिस को, ट्रांसप्लांट को मात दे दी है, कितने लोगों ने नहीं कराया है। तो ये तो प्रमाण हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस हैं पेशेंट्स की जो अनलिमिटेड इंटरनेट पे फ्लोट कर रही है। कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। जी, अब बात आ जाती है सर खर्चे की। हर कोई दर्शक कहता है कि आपने पूरा इंटरव्यू कर लिया, पैसे की बात तो आपने की नहीं कि वो पेशेंट का सवाल करना भी सही कि वो बहुत जगहों से लुट कर परेशान होकर फाइनेंशियली उनका पूरा ढांचा हिल चुका होता है, अकाउंट खाली हो चुका होता है, फिर उनके ही सवाल आते हैं कि पैसे की बात नहीं की आपने। अब यहाँ पेशेंट तो हर तरीके की होती है, बीमारी गरीब की हो सकती है, अमीर की हो सकती है, या मिडिल क्लास है उसको हो सकती है, और स्वस्थ सबको होना है। तो क्या एक मिडिल क्लास, एक गरीब तबका व्यक्ति भी क्या कर्मा आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हैं, पैनल की फैसिलिटी हैं। जो पैनल वाले पेशेंट हैं वो पैनल के द्वारा फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, कैशलेस इंश्योरेंस के द्वारा फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब आता है तो हम भी उसकी मदद करने के लिए आगे
तत्पर रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मरीज अगर आया है तो उसको ठीक करने की हम प्रयासरत रहते हैं। जी जी। और दूसरा सवाल, पेशेंट जो आते हैं हमारे पास भी कॉल आते हैं आपके लिए, तो भारत के अलग अलग शहरों से लोग कॉल करते हैं, कोई साउथ से कॉल कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है, कोई नेपाल से कर रहा है, तो क्या आपका जो हॉस्पिटल है दिल्ली में है और कहाँ कहाँ है और लोग कैसे कनेक्ट करें आपसे? हमारे सभी पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में सभी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, पटना में, लखनऊ में, बेंगलोर में, मुंबई में, जयपुर में, ये सभी जगह पे हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल प्रेजेंट है। और जो भी आप जहाँ से भी आपको नियर बाय मिलता है वहाँ पे जाके डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में ट्रीटमेंट दे। हाँ, ये तो आपने बता दिया, वहाँ आपके डॉक्टर होंगे। बहुत से पेशेंट की इतनी जिद होती है कि कहते हैं हमें तो सिर्फ डॉक्टर पुनीत से मिलना, लेकिन हाँ, तो आप अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके, समय लेके आप मेरे से मिल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लंबा मिले, हो सकता है 15-20 दिन के बाद। आप कहाँ मिल पाएंगे? मैं दिल्ली में मिलता हूँ मोस्टली जी। या मैं आपको कई बार मेरी बाकी क्लिनिक्स पे जगह पे भी विजिट होती है, तो आप उधर के लिए भी टाइम ले सकते हैं। अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो वहाँ मिल लीजिए। तो वो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके आप टाइम ले सकते हैं। अगर आप मेरे से भी मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिल सकते हैं। चलिए, और कोई सवाल हो तो आप लिखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब हम अगले इंटरव्यू में जरूर लेंगे। जी, धन्यवाद।